हेलो गाइस, वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंट्रोल सिस्टम में टाइम रिस्पांस ऑफ सिस्टम। इसका पार्ट 1 हम डिस्कस करेंगे। जो भी स्टूडेंट इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप आई बटन पर क्लिक करके इससे प्रीवियस जो हमारे कंट्रोल सिस्टम पर लेक्चर्स हैं उसी के साथ साथ जो लैपलास ट्रांसफॉर्म है उनको आप पहले एक बार उन वीडियोस को एक बार अच्छे से देख लें, ताकि ये जो फर्दर कंट्रोल सिस्टम में लेक्चर्स चलेंगे उनको समझने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसी के साथ साथ जो स्टूडेंट न्यू है हमारे चैनल पे, तो आप लोग चैनल प्लेलिस्ट में जाकर जितने हमारे लेक्चर्स हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर उनको भी सिक्वेंशली देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप ध्यान दें तो टाइम डोमेन एनालिसिस में क्या होता है, टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। टाइम है आपका वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि अगर किसी सिस्टम पर कोई एक्साइटेशन या इनपुट अप्लाई की जाती है, ये कोई आपका सिस्टम है, इस पर कोई इनपुट या एक्साइटेशन अप्लाई की जाती है तो उसका कोई ना कोई आउटपुट या फिर रिस्पांस होता है। और ये जो रिस्पांस है, ये जो आउटपुट या रिस्पांस है, ये वेरी करता है आपका टाइम के साथ साथ। इसी को हम कहते हैं टाइम रिस्पांस। जनरली इसको हम डिनोट करते हैं सीटी से डिनोट करते हैं। अब जो रिस्पांस होता है सिस्टम का किसी भी रेफरेंस इनपुट के लिए, वो इंस्टेंटेनियस नहीं होता है, बल्कि वो कुछ टाइम लेता है। यानी कि 0 to 1, 1 to 2 इस तरीके से नहीं होता है, बल्कि ग्रेजुअली कुछ टाइम लेता है। तो इसी को हम टाइम रिस्पांस से लिंक करेंगे। जैसे सपोज कीजिए, एक यहाँ पे आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि कोई आपकी मोटर है, ये 0 टाइम है, ये TA टाइम है। अब सपोज कीजिए ये जो स्पीड है मुझे मोटर की वो इंक्रीज करनी, ये 1000 RPM है, ये 1100 है, ये 1200 है, तो इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते ये 1500 है। तो अगर सपोज कीजिए मुझे एक कमांड देनी है कि मैं इंक्रीज करना चाहता हूँ स्पीड ऑफ मोटर की, तो स्पीड ऑफ मोटर जो है वो t=0 पर वो अचानक से बढ़ के मेरी 1000 से 1500 नहीं पहुंच जाएगी, मतलब एकदम से इंस्टेंटेनियस नहीं होगी, बल्कि ये कुछ ना कुछ टाइम लेगी। और जैसे टाइम लेगी तो ये ग्रेजुअली इस तरीके से होगा, ये जो है आपका इस तरीके से ये 1500 को पहुंचेगी। यानी कि इंस्टेंटेनियस तो ये है कि ये अगर 1000 पे है तो यहाँ पे 1500 पे आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बल्कि ये कुछ टाइम लेती है और आउटपुट जो रिस्पांस है आपका ये टाइम लेता है, तब आपका ये 1500 पे पहुंचेगी। तो एक मैंने जस्ट आपको ओवरव्यू दिया है कि रिस्पांस किस तरीके से बिहेव करता है, जो कि आपका फर्दर काम में आएगा। जनरली जो रिस्पांस होता है सिस्टम का वो 2 टाइप का होता है। पहला जो है वो है ट्रांजिएंट रिस्पांस। टाइम रिस्पांस के ही दोनों पार्ट हैं, तो एक होता है आपका ट्रांजिएंट रिस्पांस और दूसरा होता है आपका स्टेडी स्टेट रिस्पांस। अब इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा ट्रांजिएंट रिस्पांस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिस्टम जो है वो कुछ टाइम लेता है एक फाइनल वैल्यू अचीव करने के लिए। तो अगर डेफिनेशन की मैं बात करूं तो वेरिएशन जो होते हैं आउटपुट रिस्पांस में ड्यूरिंग द टाइम, तो फाइनल वैल्यू अचीव करने के लिए या फाइनल वैल्यू तक पहुंचने में कुछ टाइम लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिएंट रिस्पांस कहते हैं सिस्टम का। और जो टाइम पीरियड लगता है फाइनल वैल्यू तक पहुंचने के लिए, उसको हम क्या कहेंगे, आपके जो टाइम लगेगा फाइनल वैल्यू तक पहुंचने के लिए उसको हम कहेंगे आपका ट्रांजिएंट पीरियड। और इसको हम डिनोट करते हैं ट्रांजिएंट पीरियड को TS से। तो आप कह सकते हैं कि दैट पार्ट ऑफ टाइम रिस्पांस जो कि 0 हो जाता है अगर टाइम आपका काफी लार्ज हो जाए, तो उसको हम कहेंगे ट्रांजिएंट रिस्पांस। या इन सिंपल वर्ड्स आप ये कह लें कि जब आपका ट्रांजिएंट रिस्पांस कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि जब आपका ट्रांजिएंट रिस्पांस कंप्लीट हो जाएगा तो सिस्टम जो है वो स्टेबल हो जाएगा। ये आप समझ लें इसमें कि ट्रांजिएंट रिस्पांस जब आपका कंप्लीट होगा तो सिस्टम आपका स्टेबल हो जाएगा। या आप कह लें कि जब TS कंप्लीट हो जाएगा, TS की कंप्लीशन पर सिस्टम का जो रिस्पांस है या ट्रांजिएंट रिस्पांस जो है वो आपका 0 हो जाएगा। यही है ना कि जब ट्रांजिएंट पीरियड आपका कंप्लीट हो गया, ट्रांजिएंट पीरियड आपका पूरा हो गया है, तो अब ट्रांजिएंट
रिस्पॉन्स जो है वो जीरो हो जाएगा, यानी कि सिस्टम जो है वो स्टेबल हो जाएगा। तो ये कुछ बातें हैं ट्रांजिट रिस्पॉन्स की जो आपको समझनी जरूरी थी। मैथमेटिकली हम इसको डिनोट कैसे कर सकते हैं, एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले इसको जो हम डिनोट करते हैं वो करते हैं सी टी ऑफ टी से, यानी ट्रांजिट रिस्पॉन्स टी। इसको मैथमेटिकली हम डिनोट करते हैं एल टी लिमिट टी टेंड्स टू जीरो, सी टी ऑफ टी वो होना चाहिए आपका जीरो। मैथमेटिकली हम इसको ऐसे एक्सप्रेस करते हैं। तो होप कि आपको समझ में आया होगा कि ट्रांजिट रिस्पॉन्स क्या होता है। उसके बाद है हमारा स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। अब बेसिकली जब फाइनल वैल्यू अचीव हो गई है सिस्टम की, यानी कि आप कह लें कि जब आपका ट्रांजिट रिस्पॉन्स कंप्लीट हो गया है, तो उसके बाद आपका स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स स्टार्ट होता है। या दूसरे शब्दों में आप ये कह लें कि जब आपका जो ट्रांजिट रिस्पॉन्स है वो कंप्लीटली डाइड आउट हो जाता है, यानी कि पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, उसके बाद आपका स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स जो है वो स्टार्ट होता है। इन सिंपल वर्ड्स आप ये कह सकते हैं। डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो रिस्पॉन्स का वो पार्ट जो कि आपका बाकी रहता है जबकि आपका ट्रांजिट रिस्पॉन्स पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, उसको स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स कहते हैं। इसको हम सी एस एस ऑफ टी इससे डिनोट करते हैं। उसको सी टी ऑफ टी था, ट्रांजिट रिस्पॉन्स था, इसमें एस एस आ गया, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स है, इससे हम डिफाइन करते हैं। तो जनरली जो आपका टोटल रिस्पॉन्स है, अगर अब बात करें कि टोटल रिस्पॉन्स क्या होगा, तो टोटल रिस्पॉन्स होगा आपका सी टी इज इक्वल टू सी टी ऑफ टी प्लस सी एस एस ऑफ टी, यानी कि जो आपका टोटल रिस्पॉन्स होगा वो आपके ट्रांजिट रिस्पॉन्स प्लस स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स के इक्वल होगा। इसमें एक और टर्म आती है आपकी स्टेडी स्टेट एरर। स्टेडी स्टेट एरर, स्टेडी स्टेट आपकी एरर क्या होती है कि जो हम सपोज कीजिए हमें एक डिजायर्ड आउटपुट चाहिए था, लेकिन जो एक्चुअल आउटपुट है वो उससे अलग है। तो जो डिफरेंस होगा बिटवीन डिजायर्ड आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट ऑफ सिस्टम, उसको हम कहेंगे स्टेडी स्टेट एरर। यानी कि एक्चुअल आउटपुट क्या आ रही है और डिजायर्ड आउटपुट क्या आती, तो डिजायर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट ऑफ सिस्टम में जो डिफरेंस होता है उसको हम स्टेडी स्टेट एरर कहते हैं और इसको ESS से डिनोट करते हैं। ये आप समझ लीजिए। अगर फिगर के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो होगा क्या, ये सपोज कीजिए आपका स्टेप इनपुट है CT और T। मैंने बताया था इस वैल्यू तक पहुंचने के लिए एकदम से नहीं होता है, इंस्टेंटेनियसली होता है, बल्कि कुछ टाइम लेता है। तो ये कुछ ना कुछ टाइम लेगा, तो इस तरीके से ये अपनी फाइनल वैल्यू अचीव करेगा। तो अब होना क्या चाहिए हमारा, वैसे तो आइडियली कंडीशन ही होनी चाहिए, लेकिन ये कुछ ना कुछ ये आपकी हमारी डिजायर्ड थी, लेकिन एक्चुअली ये आ रही है मेरी, तो इसको हम बोलेंगे एरर, स्टेडी स्टेट एरर। ये अगर आपके सपोज कीजिए ये 0.98 है और मुझे चाहिए थी 1 वैल्यू, लेकिन जो इनके बीच का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि डिजायर आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट में जो डिफरेंस आ रहा है उसको स्टेडी स्टेट एरर बोलते हैं। और अगर ड्राइंग के टर्म में मैं आपको ट्रांजिट रिस्पॉन्स और स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स की बात करूं तो सपोज कीजिए ये आपका स्टेप इनपुट है, तो डिजायर्ड तो मेरा ये था, लेकिन फाइनल वैल्यू तक पहुंचने के लिए ये कुछ ना कुछ टाइम लेता है। तो ये इस तरीके से आपका फाइनल पहुंचेगा। तो यहां तक जब ये स्टेबल हो गया है तो यहां तक के टाइम को तो आपके क्या कहेंगे, हम ट्रांजिट रिस्पॉन्स कहेंगे। और उसके बाद जब ट्रांजिट रिस्पॉन्स आपका फिनिश हो जाएगा, उसके बाद का जो टाइम पीरियड होगा उसको हम कहेंगे स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। ये आप समझ गए होंगे फिगर के माध्यम से। और इनके बीच की जो डिफरेंस है, यानी कि डिजायर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट में, उसको हम एरर बोलते हैं। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। होप कि आपको काफी हद तक क्लियर हुआ होगा कि जो आपका स्टेडी स्टेट एरर है और ट्रांजिट रिस्पॉन्स है और स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स है, ये दोनों बेसिकली होते क्या हैं। उसके बाद है हमारा डेरिवेशन ऑफ स्टेडी स्टेट एरर। जनरली हम डराइव तो नहीं करेंगे पूरी तरीके से, लेकिन जो स्टेडी स्टेट एरर है उसके बारे में कुछ जो फॉर्मूलाज वगैरह हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया स्टेडी स्टेट एरर आपकी होती क्या है। स्टेडी स्टेट एरर जो है
वो डिफरेंस है बिटवीन डिजायर्ड आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट, और इसको हम डिनोट करते हैं ESS से, ये मैंने आपको बताया है, और ESS से डिनोट करते हैं, और जो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा उसको डिनोट करेंगे हम ES से, ये आपको ध्यान रखना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म को हम ES से डिनोट करते हैं। तो अब एक हम फिगर ड्रॉ करते हैं क्लोज लूप सिस्टम। इसमें आप देखिए ये है आपका कोई सिस्टम GS, वही सब सेम क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ड्रॉ करके दिखाया था। यहाँ पे इसी को थोड़ा सा हम एक्सपेंड करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। RS इनपुट, CS आउटपुट, ये मेरा फीडबैक एलिमेंट लगा हुआ है HS, ये जो है इस तरीके से, ये BS कहता हूँ इसको, और ये नेगेटिव, पॉजिटिव, और ये है आपका ES। तो जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, जो रेफरेंस इनपुट है यानी कि RS जो है वो अप्लाई की जाती है सिस्टम पे, जो कि आपकी एक तरीके से इंफॉर्मेशन देगी लेवल ऑफ डिजायर्ड आउटपुट की, मुझे डिजायर्ड आउटपुट क्या चाहिए। लेकिन जो एक्चुअल आउटपुट है वो आपकी जो एक्चुअल आउटपुट है वो फेड की जा रही है आपकी टू द इनपुट साइड। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनपुट साइड पे मैं फेड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, जनरली जो इनपुट है और ये जो आपकी आउटपुट फेड की जा रही है, इनको बीच में कंपैरिजन होगा, कंपेयर करेंगे इनपुट सिग्नल के साथ में। तो स्टेडी स्टेट एरर को हम ये भी कह सकते हैं कि जनरली डिफरेंस है बिटवीन रेफरेंस इनपुट RS और फीडबैक सिग्नल यानी कि BS, इनके बीच का आपका डिफरेंस है। तो अब यहाँ पे जो हमने डिफरेंट नोटेशंस यूज किए हैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। RS हमारा क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ RT, यानी कि इनपुट सिग्नल का लैप्लास ट्रांसफॉर्म है। उसी के साथ साथ BS क्या है आपका यहाँ पे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फीडबैक सिग्नल BT। इनको सबको ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी आगे आपके काम आएंगे। ES क्या है आपका यहाँ पर, ES है आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ESS, यानी कि जो आपका एरर सिग्नल था, स्टेडी स्टेट एरर है, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, ये सी मैं आपको पहले बताया है। HS क्या है यहाँ पे, ट्रांसफर फंक्शन है आपका फीडबैक एलिमेंट का, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ फीडबैक एलिमेंट। और उसी के साथ साथ जो CS है, CS है आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट सिग्नल, यानी आउटपुट सिग्नल CT है, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म है। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। अब यहाँ से हमारा जो इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन निकल के आता है तो वो आपको जनरली ध्यान रखना है। तो ES जो होता है वो होता है आपका RS अपॉन 1 प्लस माइनस GS इंटू HS, यानी कि स्टेडी स्टेट एरर के लिए ये वाला आपको जो एक्सप्रेशन है वो ध्यान में रखना है। और अगर हमारा फीडबैक यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, यूनिटी फीडबैक सिस्टम के लिए HS इज इक्वल टू 1 होता है, यूनिटी हो गया है, तो उस केस में जो आपका ES होगा तो ये किस तरीके से आपका कन्वर्ट हो जाएगा, RS अपॉन 1 प्लस माइनस HS 1 हो जाएगा, तो ये रह जाएगा GS। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशंस हैं जो आप नोट कर लें, न्यूमेरिकल में और इन सब में आपके काफी काम आने वाले हैं ये। और इसी तरीके से जो ESS होगा, ESS आप किस तरीके से दे सकते हैं, तो ESS जो होगा वो होगा आपका लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी ET, या ET जो है आपका, ET क्या होगा यहाँ पर, ET होगा आपका L इनवर्स ऑफ ES, यानी कि जो ES हमने ऊपर ये निकाला है यहाँ से ES, और ET निकालना है मेरे को, तो ये हो जाएगा L इनवर्स ऑफ ES। ET क्या है आपका, एरर सिग्नल है आपका यहाँ पे। तो अब यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो ESS होगा, इसके लिए आप ध्यान रख लें, ESS जो होगा वो होगा आपका लिमिट S टेंड्स टू 0, क्योंकि फाइनल वैल्यू थ्योरम जो हमने पिछली बार डिफाइन की थी वो क्या थी कि ESS इज इक्वल टू था लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी ET। तो इससे हमें क्या मिल जाता था यहाँ पर, ES इज इक्वल टू मिल जाता था हमें लिमिट S टेंड्स टू 0 S ES, यही मिलता था ना हमें। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो ESS होगा वो होगा लिमिट S टेंड्स टू 0 S इंटू, अब ES की वैल्यू रख दीजिए आप यहाँ पे, RS अपॉन 1 प्लस GS इंटू HS।
ये आपकी हो गई है, ये ध्यान रखना है आपको, ESS। तो होप की जो स्टेडी स्टेट एरर का जो डेरिवेशन है ये आपको काफी हद तक क्लियर हुआ होगा। 3 इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखने हैं। एक है ES, और ES के बाद में है ESS, यानी कि आपकी स्टेडी स्टेट एरर, उसके लिए आपका फॉर्मूला लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू ये पूरा ES का रख देंगे आप, RS अपॉन 1 प्लस GS इंटू HS। ये सब मैंने आपको एक डेरिवेशन के टाइप में दिखाया है, लेकिन आपको इनको डायरेक्टली फॉर्मूलाज को याद रखना है कि ESS जो है इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मूला क्या होता है स्टेडी स्टेट एरर का, तो वो होता है लिमिट s टेंड्स टू 0 s RS अपॉन 1 प्लस GS इंटू HS। तो होप ये जो स्टेडी स्टेट एरर का कॉन्सेप्ट है ये आपको काफी हद तक क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट है हमारा स्टैटिक एरर कोफिशिएंट। स्टैटिक एरर कोफिशिएंट क्या होते हैं कि जो मैंने आपको बताया है कि ये जो रिस्पॉन्स है वो हमेशा बाकी रहता है आपका, जबकि ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स आपका डाइड आउट हो जाता है, उसको स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स बोलते हैं, ये मैंने आपको बताया है। तो स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स जो है वो इंपॉर्टेंट है आपका कि ताकि हम जो आउटपुट की एक्यूरेसी है उसको हम फाइंड कर सकते हैं स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स से। तो इसमें आपके जब भी कंट्रोल सिस्टम में कई टाइप के आपके स्टेडी स्टेट एरर होती हैं, जैसे कि आपके पोजीशन में कुछ चेंज आ रहा है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, एक्सेलरेशन में कोई चेंज आ रहा है, तो वो होते हैं, उनको डिनोट करते हैं। तो ये कुछ नोटेशंस हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। जैसे KP जो है ये है आपका पोजिशनल एरर कांस्टेंट। इसी तरीके से एक है KV, ये है आपका वेलोसिटी एरर कांस्टेंट। एक है आपका KA, ये है आपका एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट। इनको आपको ध्यान में रखना है कि ये आपके क्या हैं, ये आपके स्टैटिक एरर कोफिशिएंट्स हैं। अब जनरली होता क्या है, ये जो आपके स्टैटिक एरर कोफिशिएंट्स हैं इनकी एबिलिटी होती है कि ये मिनिमाइज कर सकते हैं स्टेडी स्टेट एरर को। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि ये मिनिमाइज करेंगे आपके स्टेडी स्टेट एरर को। तो इनका हम कुछ जो इनका अब हम डिस्कस करेंगे कि इफेक्ट क्या होता है अगर इनपुट में कुछ चेंज आता है ऑन द वैल्यू ऑफ स्टेडी स्टेट एरर, यानी कि अगर इनपुट में कुछ चेंज होगा तो आपकी स्टेडी स्टेट एरर पर क्या कुछ डिफरेंस होगा या क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा। तो इनपुट्स मैंने आपको पिछले भी बताए हैं कि 3 हमारे बेसिक इनपुट होते हैं, उनमें हम कुछ डिफाइन करेंगे कि अगर सपोज कीजिए मैं स्टेप इनपुट आपका देता हूं, तो स्टेप इनपुट के केस में मैंने आपको बताया था कि क्या होता है। यहाँ पे जस्ट हम जल्दी जल्दी लिखेंगे। स्टेप इनपुट के केस में RT इज इक्वल टू होता है अगर T इज ग्रेटर देन 0 है, और 0 होगा अगर T इज लेस देन 0 है, ये मैंने आपको पीछे बताया था। और इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म जो है वो होगा आपका A/S। तो अब जैसे कि हमने पीछे डिफाइन किया है कि ES जो है मेरा, ES इज इक्वल टू क्या होता है RS अपॉन 1 प्लस GS इंटू HS, ये होता है आपका, मैंने आपको बताया था। और ESS क्या था आपका, स्टेडी स्टेट एरर क्या था आपका, लिमिट S टेंड्स टू 0 S इंटू ES। और यहां पे अगर वैल्यू पुट करेंगे आप तो क्या मिल रहा था यहां से हमें, ये मिल जाएगा लिमिट S टेंड्स टू 0 S इंटू RS अपॉन 1 प्लस GS इंटू HS। और RS की वैल्यू अब यहां से आप पुट कर देंगे, वो है A/S। तो यहां पर अगर आप पुट करेंगे तो ESS आपको क्या मिल जाएगा, लिमिट S टेंड्स टू 0 S इंटू A/S अपॉन 1 प्लस GS इंटू HS, ये मिल जाएगा ना। S से आप S कैंसिल कर सकते हैं। तो इसके बाद अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ESS इज इक्वल टू मिल जाएगा, अगर आप लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे A/1 प्लस लिमिट S टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा GS इंटू HS, ये हो गया ना। तो अब यहां से आपको एक क्या मिलता है, यहां से आपको मिलता है पोजीशन एरर कोफिशिएंट या पोजीशन एरर कांस्टेंट, उसको हम डिनोट करते हैं KP से। इसके बारे में आप ध्यान रखिए, KP जो होगा वो होगा आपका लिमिट S टेंड्स टू 0 GS इंटू HS, यानी कि जो आपने यहाँ पे लिमिट अप्लाई की है ना, इसको हम बोलते हैं KP। तो अगर यहाँ से आप डिनोट करें ESS तो ये हो जाएगा आपका A/1 प्लस KP, यानी कि इस पूरी टर्म की जगह हम KP भी लिख सकते हैं। तो ये आपकी स्टेडी स्टेट एरर आ गई है।
तो होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि अगर स्टेप इनपुट हमने अप्लाई किया है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखने हैं, बहुत इन पे डायरेक्टली क्वेश्चंस अराइज हो जाते हैं। ईएसएस जो है स्टेप इनपुट के केस में ध्यान रखिए, वो होती है A/1+KP। तो ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद है आपका, अगर रैंप इनपुट आप अप्लाई कर रहे हैं, रैंप इनपुट के केस में मैंने आपको बताया था कि RT इज इक्वल टू आपका क्या था, 80 था। कब? यदि t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और ये था 0 इन केस ऑफ t इज लेस देन 0, ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद में यहाँ से RS जो है, यानी कि इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म जो है वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा A/s², और ES के पता ही है आपको, वो होता है RS/1+GS/HS होता है। और ESS भी आपको पता है, स्टेडी स्टेट एरर, वो होता है लिमिट S टेंड्स टू 0 S/ES, या अगर आप वैल्यू पुट कर दें हो जाएगा लिमिट S टेंड्स टू 0 S/RS की जगह यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ A/s²/1+GS/HS। S से एक S आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप वैल्यूज पुट कर देंगे हो जाएगा लिमिट S टेंड्स टू 0 A/s+S/GS/HS। अब आप लिमिट्स पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा A/लिमिट S टेंड्स टू 0 S प्लस लिमिट S टेंड्स टू 0 S/GS/HS। और ये जो वैल्यू है ये तो आपकी 0 हो जाएगी, ये वाली वैल्यू, क्योंकि लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे 0 हो जाएंगी। और ये जो आपकी टर्म है लिमिट S टेंड्स टू 0 S/GS/HS, इसी को मैं क्या कहता हूँ, इसको बोलता हूँ KV या वेलोसिटी एरर कांस्टेंट। तो यहाँ से आपको क्या मिला, KV, और वो होता है आपका लिमिट S टेंड्स टू 0 S/GS/HS। तो इस तरीके से आपको यहाँ से ESS क्या मिल जाएगा, वो होगा A/KV, क्योंकि ये टर्म 0 हो गई तो A/KV ही बचेगा ना आपके पास। तो ESS जो है वो आपको A/KV मिलेगा। तो ये KV क्या है आपका यहाँ पे, वेलोसिटी एरर कांस्टेंट। तो ये होप कि आपको समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से समझ लें, बार बार इसको देखें, नहीं कोई प्रॉब्लम, जब तक प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं होती तब तक इसको आप समझने का प्रयास करें। उसके बाद है एक पैराबोलिक इनपुट। अब ये आपके लिए थोड़ा सा नया हो सकता है, इसके केस में मैं आपको बता देता हूँ कि पैराबोलिक इनपुट में होता क्या है। आपका जो पैराबोलिक इनपुट है, इसके केस में RT जो होता है वो होता है आपका A/2T² और t इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। इस केस में ध्यान रखना है या AT²/2 या A/2T² फॉर t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसकी वैल्यू होती है 0 फॉर t इज लेस देन 0। यानी कि अगर इसको ड्रॉ करने लगे हैं तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा ये पैराबोलिक इनपुट। तो इसके केस में अगर आप इसका RS लेंगे, यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, तो वो हो जाएगा आपका A/s³। आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं कि, तो मैंने लाप्लास वाले लेक्चर में ऑलरेडी आपको डिस्कस किया है, यहाँ पे जस्ट रिजल्ट लिखूंगा क्योंकि काफी टाइम हमारा वेस्ट होगा वरना। तो RS इज इक्वल टू हो जाएगा आपका A/s³। तो अब ESS क्या होगी आपकी, वो होगी आपकी लिमिट S टेंड्स टू 0 S/RS/1+GS/HS। अब RS की वैल्यू अगर आप पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा S/A/s³/1+GS/HS। यही हो जाएगा ना। अब S से एक S कैंसिल आउट हो जाएगा, पावर 2 बचेगी, या इसको लिख सकते हैं आप लिमिट S टेंड्स टू 0 S² नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा A/s²+S²GS/HS। या अब लिमिट्स अगर आप पुट कर देंगे नीचे दोनों में तो ये हो जाएगा लिमिट S टेंड्स टू 0 S² प्लस लिमिट S टेंड्स टू 0 S² GS/HS। अब ये जो टर्म है अगर लिमिट पुट करेंगे तो 0 हो जाएगी, और ये जो टर्म है इसको कहते हैं हम KA। यानी कि आप इसको दोबारा लिख लें तो K इज इक्वल टू होगा आपका लिमिट S टेंड्स टू 0 S² GS/HS। और जो K है, K को हम बोलते हैं आपका एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट। तो ये होप कि आपको समझ में आया होगा।
इस तरीके से यहाँ से ESS की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो A/K। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके रिजल्ट्स हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है कि आपका क्या कुछ मिलता है। तो अगर आप कह लें स्टेप इनपुट के लिए हमें क्या मिलता है, अगर सिंपल वर्ड्स में करूं, स्टेप इनपुट के लिए आपकी पोजीशन एरर जो कांस्टेंट था वो मिला था, और ये ESS की वैल्यू थी A/KP, और रैंप इनपुट के लिए आपको ESS मिला था A/KV यानी कि वेलोसिटी एरर कांस्टेंट, और पैराबोलिक इनपुट के लिए आपको क्या मिली है, ES इज इक्वल टू A/K यानी कि आपकी एक्सेलरेशन एरर कोफिशिएंट। तो होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। इन रिजल्ट्स को आप ध्यान से समझ लें, काफी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। उसके बाद है हमारा रिलेशन बिटवीन स्टेडी स्टेट एरर एंड टाइप ऑफ सिस्टम। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टाइप ऑफ सिस्टम होता क्या है। तो टाइप ऑफ सिस्टम जनरली होता है कि नंबर ऑफ पोल जो आपके ओरिजिन पे प्रेजेंट है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के जितने नंबर ऑफ पोल्स आपके ओरिजिन पे प्रेजेंट हैं उनको हम कहते हैं टाइप ऑफ सिस्टम। यानी कि सपोज कीजिए आपका कोई भी ट्रांसफर फंक्शन जो है ओपन लूप का, वो इस तरीके से दिया जाता है GS इंटू HS, और उसको आप लिख लीजिए कोई कांस्टेंट है K1 प्लस T1S, इसी तरीके से 1 प्लस T2S, ये जीरोज हैं आपके, मैंने पहले बता चुका हूँ, या TMS अपॉन S की पावर जियोटा, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है। 1 प्लस TAS, इसी तरीके से हो जाएगा 1 प्लस TNS। तो S की पावर जियोटा जो है, J जो है यहाँ पे, ये जो J है वो आपका रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन, यानी कि जितने नंबर ऑफ पोल्स आपके ओरिजिन पर होंगे उतना ही उस सिस्टम का टाइप होगा। यानी कि अगर आपकी J की वैल्यू 0 है तो ये आपका टाइप 0 सिस्टम है। इसी तरीके से अगर J की वैल्यू 1 है तो ये क्या है, आपकी टाइप 1 सिस्टम है। इसी तरीके से आप चलते जाएं कि वैल्यू 2 के लिए टाइप 2 सिस्टम। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि टाइप ऑफ सिस्टम कैसे निकालते हैं। तो होप कि आपको काफी हद तक क्लियर हुआ होगा कि इनमें बेसिक डिफरेंस होता क्या है। अब जो एरर होती है स्टेप इनपुट के लिए, उसके बारे में हम बात करते हैं। एरर जो थी आपकी स्टेप इनपुट के लिए, अगर टाइप 0 की बात करूं तो हम यहाँ पे बेसिकली जैसे अगर सपोज कीजिए टाइप 0 की अगर आप बात करते हैं, इसको आप समझने का ध्यान से प्रयास कीजिएगा। टाइप 0 के लिए मैंने आपको बताया J की वैल्यू आपकी 0 होगी, यानी कि आपका जो GS इंटू HS होगा वो क्या होगा, ये बताया था मैंने, K1 प्लस T1S अप टू 1 प्लस TMS अपॉन S की पावर J थी तो S की पावर 0 यानी कि 1 हो जाएगा। तो इस केस में आ जाएगा 1 प्लस TAS और 1 प्लस TNS, यही आएगा ना, क्योंकि S की पावर J यानी कि S की पावर 0 1 हो जाएगी आपकी। अब जो KP थी यानी कि पोजिशनल एरर कोफिशिएंट जो था, कांस्टेंट जो था, वो हमने डिफाइन किया था, वो था लिमिट S टेंड्स टू 0 GS इंटू HS, यही था ना। तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस केस में अगर आप वैल्यूज पुट करें यानी कि S की वैल्यू या लिमिट पुट करें आप यहाँ पे इस केस में, तो आपको क्या मिल जाएगा, यानी कि GS और HS जो है ना, ये यहाँ पे आप पुट करेंगे और S लिमिट जो है वो पुट करेंगे, मतलब 0 पुट करेंगे, तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, K 1 प्लस 0 इसी तरीके से मिल जाएगा ना, इसी तरीके से 1 प्लस 0 ये सब मिल जाएगा अपॉन 1 प्लस 0, ऐसे चलते रहेंगे आप, यानी कि 1 1 1 सारे 1 1 की फॉर्म में, यानी कि आपको KP इज इक्वल टू K मिल जाएगा। तो यह हम कह सकते हैं ESS जो था वो था आपका A अपॉन 1 प्लस KP था स्टेप इनपुट के केस में। तो KP की वैल्यू आ गई है आपकी K के इक्वल, तो ये हो जाएगा A अपॉन 1 प्लस K। तो हम कह सकते हैं कि जो टाइप 0 सिस्टम है उसकी फाइनाइट स्टेडी स्टेट एरर होती है स्टेप इनपुट के लिए। टाइप 0 सिस्टम की क्या है, फाइनाइट स्टेडी स्टेट एरर होती है स्टेप इनपुट के लिए। ये हम फर्दर एक टेबल ड्रॉ करेंगे, उसमें आपको काफी हद तक समझ में आएगा। तो उसके बारे में इसी तरीके से टाइप 0 के लिए है। अब अगर मैं बात करूं टाइप 1 की, कि अगर टाइप 1 के केस में क्या होगा, अब टाइप 1 के केस में क्या होगा, J की वैल्यू होगी आपकी 1, यानी कि GS और HS वो होगा आपका K 1 प्लस T1S 1 प्लस TMS, ऐसे हो जाएगा ना।
उसके बाद ये आ जाएगा 1 प्लस TAS, लेकिन यहाँ पर S की वैल्यू आएगी आपकी S की पावर 1, यानी कि S हो जाएगा आपका, क्योंकि वहाँ J की पावर आपकी J की वैल्यू 0 थी, तो S की पावर 0 यानी कि 1, और S की पावर यहाँ पे आएगी 1, यानी कि S और एडिशनल इसमें टर्म इंक्लूड हो गई है। 1 प्लस TS और ये हो जाएगा 1 प्लस TNS। तो अब इस केस में क्या होगा कि जो आपका KP होता है, KP क्या था आपका इस केस में, वो आपको पता है, वो था लिमिट S टेंड्स टू 0 GS इंटू HS, यही था ना इसमें आपका KP। तो अगर इसे आप सॉल्व करेंगे, यानी कि अगर आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, लिमिट ये GS इंटू HS, ये आप वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे KP, या और लिमिट पुट करिए, S की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 अपॉन में आ रहा है, तो यहाँ पर KP की वैल्यू जो है वो 1 अपॉन 0 हो जाएगी, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि स्टेप इनपुट के लिए जो है वो इसकी स्टेडी स्टेट एरर की वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी है, यानी कि टाइप 1 सिस्टम जो है वो ट्रैक कर सकता है आपका यूनिट स्टेप विदाउट एनी स्टेडी स्टेट एरर, ये आप कह सकते हैं। इसी के साथ साथ KP की वैल्यू आपकी अगर इन्फिनिटी आई है, तो इससे आपको एक और रिजल्ट बताता हूं कि जो ESS है, ESS आपका क्या हो जाएगा, A अपॉन 1 प्लस KP, 1 प्लस KP की वैल्यू है इन्फिनिटी, यानी कि अपॉन इन्फिनिटी, और ESS इसी तरीके से यहाँ से क्या हो जाएगा 0, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है आपका। तो यहाँ पे जो मैं आपको बात पहले बता रहा था कि जो टाइप 1 सिस्टम है वो ट्रैक कर सकता है यूनिट स्टेप इनपुट को विदाउट एनी स्टेडी स्टेट एरर, क्योंकि स्टेडी स्टेट एरर की वैल्यू 0 आ गई है। तो बिना किसी स्टेडी स्टेट एरर के जो टाइप 1 सिस्टम है वो यूनिट स्टेप इनपुट को आपकी आइडेंटिफाई कर सकता है, इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ है। तो इसी तरीके से आप टाइप 2 सिस्टम के लिए, टाइप 0 सिस्टम के लिए डिफरेंट इनपुट्स रखते रहेंगे तो आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल देखने को मिलती है। उस टेबल को आपको ध्यान में रखना है, वो मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूं। इसको आपको टेबल को ध्यान में रखना है। वो क्या आएगी, ये मैंने पीछे जो बताया है, जो भी बेसिक्स हमने बताया है, वो इसीलिए बताया कि आपको पता लगे कि रिजल्ट्स आते कहाँ से हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है टाइप, कि टाइप कौन सा है। उसके बाद आएगा स्टेप इनपुट, उसके बाद आएगा आपका रैंप इनपुट, और उसके बाद आएगा आपका पैराबोलिक इनपुट। इस टेबल को आपको याद में रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो अगर आपका टाइप 0 है और स्टेप इनपुट के लिए आपकी KP और ESS की वैल्यू मिलती है, आपको पता है। रैंप इनपुट के केस में आपको KV और ESS की वैल्यू मिलेगी, और इसके केस में KA और ESS की वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ पे पता करना है कि अगर टाइप 0 सिस्टम है तो उसके केस में KP आपने फाइंड करा था, उसकी वैल्यू होती है K, और ESS की वैल्यू थी आपकी A अपॉन 1 प्लस K, ये हमने निकाला है ना। और KV और ESS इनकी वैल्यू होती है 0 इन्फिनिटी। इसी तरीके से KA की वैल्यू 0 तो ESS की वैल्यू इन्फिनिटी। और अगर टाइप आपका टाइप 1 सिस्टम आ गया है तो इसके केस में KP की वैल्यू होगी इन्फिनिटी, तो इसकी वैल्यू 0 होगी। इसके केस में रैंप इनपुट आपको देता है, उसका हो गया K और A अपॉन K, और ये हो जाएगा 0, ये फिर से इन्फिनिटी। टाइप 2 के केस में आपका क्या होगा, ये होगा इन्फिनिटी, और ये 0, और ये भी इन्फिनिटी, ये 0, और इसी केस में जो पैराबोलिक इनपुट है आपकी, उसकी वैल्यू होती है K और A अपॉन K। तो ये टेबल जो है ये आपको माइंड में रखनी है। इन पर आपके काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डायरेक्टली, इस टेबल के ऊपर आपके काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि ये टेबल क्या है। अब इसको आप अगर ध्यान में रखें तो अगर डायगोनल में देखें इसको, KA अपॉन 1 प्लस K स्टेप इनपुट के लिए, डायगोनल में रैंप इनपुट के लिए टाइप 1 पे, और पैराबोलिक इनपुट के लिए टाइप 2 पर मिलेगी। बाकी सारी वैल्यू 0 इन्फिनिटी 0 इन्फिनिटी। और यहाँ पर इसको आप अपनी, मतलब ये मैं कह सकता हूँ कि आप अपनी जैसा आपको सहूलत हो, जैसे आपको भी इजी लगे, उसके अकॉर्डिंग इसको आप ध्यान करने की कोशिश करें, याद करें, क्योंकि इस पर डायरेक्टली आपके क्वेश्चंस अराइज हो जाते हैं
क्वेश्चन ऐसे अराइज हो जाएंगे कि टाइप 0 सिस्टम के लिए अगर स्टेप इनपुट आपकी अप्लाई की है तो केपी की वैल्यू क्या होगी या ईएसएस की वैल्यू क्या होगी, या टाइप 0 के लिए रैंप इनपुट अगर अप्लाई होगा ये तो पता ही, तो केवी की वैल्यू क्या होगी, ईएसएस की वैल्यू क्या होगी। इसलिए इस टेबल को अगर आपको ध्यान में है तो आप उन क्वेश्चंस को इजीली आंसर कर सकते हैं। तो होप कि आपको काफी हद तक क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, रेड बटन को जरूर क्लिक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ हमारे लेक्चर्स को शेयर कीजिए, हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए और हमारे चैनल के बारे में आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं। पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। कोई क्वेरी या डाउट है तो आप हमें मेल कर सकते हैं class.flyhigh@gmail.com पर। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ रहे। थैंक यू।